अबुआ आवास योजना के तहत 6,01,135 निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए सराहनीय पहल है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा अब तक 19,685 कार्य ही पूर्ण दिखाए गए हैं। अगर इसी गति से अगर काम होगा अध्यक्ष महोदय तो हमें लगता है 25 साल का समय लगेगा, जो कि एक चिंताजनक विषय है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि गांवों को सशक्त किया जा सके, ग्रामीणों को सशक्त किया जा सके। लेकिन आज अगर बात करें झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उन्हें उचित अधिकार नहीं दे पाई है। संविधान की धारा 243 के प्रावधान के अनुसार 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का अधिकार पंचायतों को देना है, लेकिन झारखंड में इन 29 विषयों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के अधिकार से बहुत दूर रखा गया है। हमारा राज्य संविधान से ऊपर नहीं है अध्यक्ष महोदय। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि जो संविधान अनुसूची 11 में 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं उन्हें पंचायत को मिलना चाहिए। नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। अगर आप झारखंड विधानसभा के चलते बजट सत्र की कार्यवाही पर नजर रखते हो या शासन, प्रशासन और राजनीतिक खबरों से सरोकार रखते हो तो यही कहेंगे कि यह जयराम कुमार महतो हैं जो सदन में अपनी बात कह रहे हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि जयराम कुमार महतो के कई वीडियो लगातार सोशल मीडिया और खबरों में बने रहते हैं, मतलब वो सुर्खियों में रहते हैं। और अगर कोई झारखंड मुक्त लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कार्यकर्ता या समर्थक हो तो वह जोर देकर यह कहेगा कि हमारा विधायक टाइगर जयराम विधानसभा के बजट सत्र में जनता के सवालों को लगातार उठा रहा है, जनता की उम्मीदों के अनुरूप मुद्दों पर बात कर रहा है, करप्शन और सिस्टम के मामले में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा है। बिल्कुल, जयराम लगातार सवालों को उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। वे कभी ट्रेजरी बेंच से भिड़ जाते हैं तो कभी गुदगुदाते हैं। हम चर्चा इसकी करेंगे कि फर्स्ट टाइम जो 20 एमएलए हैं, मतलब विधानसभा में इस बार फर्स्ट टाइम 20 एमएलए हैं, उनमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अकेला विधायक जयराम कुमार महतो हैं जो डुमरी से चुनाव जीत कर आए हैं। और जयराम कुमार महतो इतना जो बोल रहे हैं या ट्रेजरी बेंच से भिड़ रहे हैं, यह सब कैसे हो रहा है। ध्यान रहे 3 मार्च को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया था। अगले वित्तीय वर्ष का बजट 1,45,400 करोड़ रुपए का है। 27 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। अभी पहले हाफ में सवाल जवाब होता है, भोजनावकाश के बाद अनुदान मांग पर, विभागों की अनुदान मांग पर चर्चा होती है। इससे पहले बजट, अनुपूरक बजट और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो चुकी है। 7 मार्च को ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान विधायक जयराम ने अबुआ आवास योजना को लेकर जो अंदेशा जाहिर किया है कि इस हाल में इसे पूरे होने में 25 साल लग जाएंगे, यह अंदेशा हद तक ठीक है। हमने जो आपको वीडियो क्लिप दिखाया वह 7 मार्च का ही है और जयराम कुमार महतो ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा में अपनी बात में उन्होंने यही कहा कि राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना है उसकी जो गति है, अगर यही हाल रहा तो इसे पूरे होने में 25 साल लग जाएंगे। अबुआ आवास का यह आंकड़ा 43 पन्नों के बजटीय भाषण में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया है। जयराम ने उसे ही पकड़ा है। अब जयराम ने जिस अबुआ आवास योजना की चर्चा की है उसे हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ तथ्य बताते हैं। अबुआ आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास योजना से अनाच्छादित, मतलब वंचित राज्य के गरीब परिवारों के अलावा बेघर और मिट्टी के घरों में रहने वाले ग्रामीणों को 3 कमरों का पक्का आवास दिए जाने के लिए शुरू की गई है। याद रहे 2019 के चुनाव से पहले चुनावी भाषणों में हेमंत सोरेन ने लगातार वादे किए थे कि उनकी सरकार बने तो राज्य में गरीबों को, बेघरों को रहने के लिए 3 कमरों का पक्का मकान, इज्जत के साथ रहने के लिए 3 कमरे का पक्का मकान सरकार देगी। तब हेमंत सोरेन का वह भाषण सुर्खियों में रहा था। 2019 में हेमंत सोरेन सत्ता पर काबिज हुए और इसके
लगभग 4 साल बाद 23 जनवरी 2024 को उन्होंने खूंटी के तोरपा से अबुआ आवास योजना की शुरुआत की थी। 23 जनवरी को खूंटी के तोरपा में एक बड़े सरकारी समारोह का आयोजन था और इस दिन हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत करते हुए खूंटी और सिमडेगा जिले के लाभुकों के बीच इस आवास योजना की स्वीकृति पत्र का वितरण किया था। बाद में हेमंत सोरेन की सरकार ने एक अभियान शुरू किया राज्य में सरकार आपके द्वार, और इस दौरान भी अबुआ आवास योजना की चर्चा की गई। जिलों में, प्रखंडों में जगह जगह शिविर लगाए गए और लोगों से फॉर्म भरवाए गए। 2024 चुनावी साल था। जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन की सरकार ने अबुआ आवास योजना पर पूरा जोर दिया। 31 जनवरी की रात हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन ने जब गद्दी संभाली तो उन्होंने भी अबुआ आवास योजना पर जो खासा जोर दिया। यानी अबुआ आवास योजना के तहत 4 सालों में 20 लाख आवास देने का वादा किया गया है। योजना की रूपरेखा तय की गई है, लेकिन राधाकृष्ण किशोर ने अपने बजटीय भाषण में यह बताया है कि 6,01,000 अबुआ आवास योजना की स्वीकृति तो दी गई है, लेकिन अब तक सिर्फ 19,685 आवास बने हैं। और जयराम कुमार महतो ने वित्त मंत्री के इसी भाषण को पकड़ा है और जयराम कुमार महतो ने इसी बात पर अंदेशा जताया है कि जब 15-16 महीने में 19,000 आवास बने हैं तो 20 लाख आवास का जो लक्ष्य है या जो वादा है वह कब तक पूरा होगा। अबुआ आवास योजना की शुरुआत से पहले हेमंत सोरेन की सरकार कई मौके पर यह कहती रही थी कि केंद्र से 8,37,000 प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र ने 8,37,000 आवास योजना की स्वीकृति नहीं दी। इसके बाद सरकार ने अपने दम पर अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। 2024 चुनावी साल था और इस योजना पर सरकार ने पूरा जोर दिया और इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। अब 7 मार्च को ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान में की मांग की चर्चा के दौरान जयराम ने जो कुछ कहा उससे आगे बढ़ते हैं और 20 मार्च को आते हैं। 20 मार्च को स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा की शुरुआत जयराम कुमार महतो ने यहीं से की थी कि राज्य में हमारे माननीय को छींक भी आती है तो इलाज कराने के लिए दिल्ली, हैदराबाद, वेल्लोर जाते हैं, जबकि गरीबों को गंभीर बीमारी में अपना इलाज कराने के लिए जमीन बेचनी पड़ती है। जयराम कुमार महतो ने स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान यह भी कहा था कि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जिन्होंने बजट पेश किया है वे अस्वस्थ हैं और उनका इलाज रांची के एक प्राइवेट अस्पताल आर्किड में चल रहा है। हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके बाद जयराम कुमार महतो ने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी का इलाज भी रांची के प्राइवेट अस्पताल आर्किड में चल रहा है और उन्होंने यह भी बताया कि आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन हाल ही में इलाज कराने के लिए दिल्ली गए थे और डॉक्टर साहब यानी उनका इशारा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ था, उनके बारे भी उन्होंने कहा कि वे भी अपने परिजन का इलाज कराने गुजरात गए थे। इसके साथ ही जयराम कुमार महतो ने हेमंत सोरेन सरकार से यह अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में कुछ और बीमारियों को जोड़ा जाए जिससे गरीबों को राहत मिले। जयराम कुमार महतो ने इसी चर्चा में यह सवाल उठाया था कि अगर हमारे माननीय ही राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज नहीं कराकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे तो गरीबों का विश्वास या भरोसा कैसे जमेगा। स्वास्थ्य विभाग से पहले शिक्षा विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान भी जयराम कुमार महतो ने यह बात उठाई थी कि हमारे माननीय और राज्य के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए या इसके लिए हमारे माननीय को, विधायक को, सांसद को और अफसरों को इसकी पहल करनी चाहिए। जाहिर तौर पर जयराम कुमार महतो विषयों को पढ़ रहे हैं, विधायी कार्यों को समझ रहे हैं,
सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी की नब्ज पकड़ रहे हैं, सवालों का पेच और पूरक परख रहे हैं। 26 फरवरी को जयराम कुमार महतो का पहला सवाल सदन में आया था, वह अल्पसूचित कैटेगरी के था। अमूमन अल्पसूचित कैटेगरी में राज्य स्तरीय सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि जयराम ने जो सवाल पूछा था वह राज्य स्तरीय ही था। शिक्षा विभाग से जुड़ा एक सवाल उन्होंने पूछा था और यह जानकारी मांगी थी कि 80 उत्कृष्ट विद्यालय जो मॉडल स्कूल हैं उनमें स्मार्ट क्लासेस कब शुरू होंगे, छात्रों और शिक्षकों की संख्या कितनी है। और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जयराम कुमार महतो के इस सवाल का जब जवाब दिया तो वे सटीक पूरक से सरकार को घेर नहीं सके और डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जाकर सिमट गए। मतलब जयराम कुमार महतो पूरक की तैयारी करके नहीं आए थे। शिक्षा मंत्री ने जब जवाब दिया तो उन्होंने फिर पूछा कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या, छात्रों शिक्षकों की संख्या और स्मार्ट क्लासेज के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वे जाकर धरातल पर निरीक्षण करें। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने उन्हें कहा कि इसकी जानकारी उन्हें दे दी जाएगी। हालांकि उस दिन जयराम कुमार महतो ने इसे परख लिया था कि वे पूरक सवाल की तैयारी करके नहीं आए हैं और इसके बाद वे लगातार संभलते आगे बढ़ते सदन में दिखे हैं। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिशें की। 2 दिन पहले ही जयराम कुमार महतो ने धान अधिप्राप्ति को लेकर एक सवाल किया था। किसान जो धान बेचते हैं उसे पैसे के भुगतान को लेकर एक सवाल किया था और प्रभारी मंत्री इरफान अंसारी जयराम के सवाल पर जवाब से संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। बाद में मुख्यमंत्री ने इस मामले में जवाब दिया और जयराम कुमार महतो को संतुष्ट करने की कोशिशें की। हाल ही में जयराम कुमार महतो ने कुरमाली और कुड़माली से जुड़ा एक सवाल उठाया था। इसमें ड और र के फर्क को लेकर उन्होंने सरकार से पूछा था। इस सवाल का जवाब भी सदन में मौजूद खुद मुख्यमंत्री सदन के नेता हेमंत सोरेन ने दी थी और उन्होंने जवाब देकर जयराम कुमार महतो को संतुष्ट करने की कोशिशें की थी। बजट सत्र पर जयराम कुमार महतो की सक्रियता या गतिविधि पर गौर करें तो साफ लगता है कि कोयलांचल में विस्थापन का दर्द, आउटसोर्सिंग, कंपनियों की मनमानी, बालू चोरी के नेक्सस, कोयला माफिया, करप्शन, नौकरी वैकेंसी, रोजगार 1932, प्रवासी मजदूरों के दर्द, वकीलों की समस्या, पत्रकारों की सुरक्षा, पारा शिक्षक रिजल्ट या फिर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पानी बिजली की समस्या, हर सवाल पर वे बोल रहे हैं, मुखर दिख रहे हैं। अल्पसूचित, ध्यानाकर्षण, तारांकित और 0 आवर सभी कैटेगरी में लगातार सवाल उठा रहे हैं। बजट, अनुपूरक बजट और विभागों के अनुदान मांग पर चर्चा में भी जयराम आंकड़ों से लेकर जमीनी सच बताने की कोशिश करते रहे हैं। जाहिर तौर पर जयराम तैयारियों के साथ सदन में आ रहे हैं और लगातार विधायी कार्यों को समझने सीखने की कोशिशें करते दिख रहे हैं। सवालों के माध्यम से या फिर बजट अथवा विभागों के अनुदान मांग पर चर्चा के लिए उनकी तैयारियां साफ दिख रही हैं। हालांकि कई मौके पर मेन स्ट्रीम की मीडिया में उन्हें कोई स्पेस नहीं मिलता और अब सदन में जयराम कुमार महतो जिस तरीके से मुखर हैं या सवालों को पंच कर रहे हैं उसे साफ लगता है कि सवाल उन तक पहुंच रहे हैं, कागजी सबूत या दस्तावेज भी उन्हें दिए जा रहे हैं। अमूमन होता भी यह है कि जब कोई जनता का नुमाइंदा सदन में जनता के सवालों पर मुखर होता है तो उसके पास सवाल खुद ब खुद पहुंचने लगते हैं और दस्तावेज, कागजी सबूत भी उपलब्ध कराए जाते हैं। जयराम के लिए सदन में इसका स्पेस है कि कम सही एक दल का अकेला विधायक होने के नाते बजट या अनुदान मांग पर उन्हें बोलने का मौका मिलता है। हालांकि इस कम समय का भी वे चतुराई से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे आसन से आग्रह करते सुनाई पड़ते हैं बस 30 सेकेंड। पिछले दिनों अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने सिस्टम और करप्शन पर जब बोलना शुरू किया तो उनकी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से तीखी नोकझोंक हो गई थी। तब भी वे सुर्खियों में रहे थे और तब उन्होंने कहा था कि उन्हें 1 मिनट का समय मिलता है, इस 1 मिनट में रोकने का क्या तुक है। इससे पहले इसके बाद बजट पर चर्चा के दौरान भी जयराम कुमार महतो ने नौकरी और रोजगार का सवाल उठाया था और तब उन्होंने नीलोत्पल मरणाल की एक कविता पढ़ी थी
और यह बताने की कोशिश की थी कि एक नौकरी के चक्कर में सिकंदर देखो कैसे हार गया। सदन के बाहर भी जयराम लगातार मुखर रहे हैं और जनता के सवालों पर, जन मुद्दों पर या कोयला बालू की चोरी, माफियागिरी पर लगातार बोलते रहे हैं। अब फर्स्ट टाइम एमएलए की और कुछ और चर्चा कर लेते हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्णिमा दास साहू हैं। वह भी उभरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जमशेदपुर पूर्वी सीट से वह जीत कर आई हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की बहू हैं पूर्णिमा दास साहू। पूर्णिमा दास साहू ने पिछले दिनों डीसी बिल से जुड़ा एक सवाल उठाया था और इस सवाल पर बारीकी से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जवाब दे दिया था। तब पूर्णिमा दास साहू के इस सवाल की तारीफ भी की गई थी। हाल ही में उन्होंने जमशेदपुर में 86 बस्तियों के मालिकाना हक से जुड़ा मामला भी विधानसभा में उठाया है। जमशेदपुर में 86 बस्तियों के मालिकाना हक का मुद्दा दशकों से राजनीति के केंद्र में रहा है। इससे पहले आदिवासी कल्याण और महिला बाल कल्याण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान भी पूर्णिमा दास साहू विधानसभा में मुखर दिखी थी। उन्होंने सरकार की कई नाकामियां और खामियां गिनाने की कोशिशें की और इसके साथ ही रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में हुए काम की तारीफ की। मतलब पूर्णिमा दास साहू यह बताने की उन्होंने भरपूर कोशिश की कि रघुवर दास के कार्यकाल में भी कई महत्वपूर्ण काम हुए थे और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। पूर्णिमा दास साहू के अलावा एक और नाम है जो निरसा से भाकपा माले के विधायक हैं, चंद्रदेव महतो। वे भी विधानसभा में मुखर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एमएलए हैं। ध्यान रहे, एक बार फिर दोहराते हैं कि इस बार विधानसभा में फर्स्ट टाइम एमएलए की संख्या 20 है और उनमें जयराम कुमार महतो, पूर्णिमा दास साहू, चंद्रदेव महतो भी शामिल है। चंद्रदेव महतो ने 6 मार्च को एक सवाल उठाया था कोयलांचल धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी और अवैध माइनिंग को लेकर, और चंद्रदेव महतो के इस सवाल पर बात इतनी बढ़ी कि सरकार ने विधानसभा कमेटी से जांच कराने का फैसला किया है। इनके अलावा अपने विधानसभा क्षेत्र में पानी बिजली की समस्या, विस्थापन की समस्या और कोयला मजदूरों के दर्द के सवाल पर चंद्रदेव महतो लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अब अंत में इसकी चर्चा करते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो के लिए आगे की राजनीति क्या। इस बार के बजट सत्र में जो उनके लिए पहला बजट सत्र था, इसमें निश्चित तौर पर उन्होंने बढ़िया परफॉर्म करने की कोशिशें की है। सदन के बाहर और अंदर वे एक मुखर नेता के तौर पर उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे के सत्रों में भी वे जनता के सवालों को इसी मजबूती के साथ उठाएंगे। वैसे भी झारखंड की राजनीति में दखल दिए जयराम के अभी सिर्फ 1 ही साल हुए हैं। जाहिर तौर पर उनके पास पाने को ज्यादा है, खोने को कम, लेकिन उनके सामने कुछ चुनौतियां भी है। उन्हें विवादों से बचना होगा, संगठन को लामबंद करने की भी चुनौती है, विधायी कार्यों को सीखने और सदन में उठाए जाने वाले सवालों को और मांझने धार चढ़ाने की जरूरत है। क्या मंत्री मैडम, एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं। चलिए, क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में टोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आप बीच में टोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। चलिए हो गया, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। हो गया, चलिए। जब नक्सलियों का वर्चस्व था, बीडीओ का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर-थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहा है नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय। इसको शुक्रिया, धन्यवाद। फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।